जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जय टू हिंद सोल्जर्स दोस्तों, बहुत बहुत ट्रेडर्स में। स्वागत करता हूं जो मैं मेरे यूट्यूब साथी भाई चैनल आज टू नए चैनल सोल्जर्स पे आए ट्रेडर्स हैं, में। चैनल को जो मेरे सब्सक्राइब साथी भाई कीजिएगा। नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लीजिए ज्वाइन हो जाइए। मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, ETF में ट्रेड करता हूँ दोस्तों। अगर आप ETF में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आइए, आपका वेलकम है दोस्तों। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि मैं कई दिन बाद आपके जो है सामने वीडियो एनालिसिस लेके आया हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि मैं कुछ कारणवश जो है 1-1.5 हफ्ते के लिए मैं जो है वीडियो नहीं लेके आ पाऊँगा, तो वो मैं पहले से ही आपको बता दिया था। लेकिन इस दौरान मैंने जो है आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर जो मैं कर रहा था सब आपको बताया है। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि जो मैं कर रहा था वो आप लोगों को पूरा दोनों माध्यम से पता चलता रहा है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे खासकर जो कल का इवेंट निकला है बजट के ऊपर। बजट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बजट ना तो मुझे अच्छा लगा है, ना ही मुझे बुरा लगा है। मैं न्यूट्रल हूं बजट के ऊपर। इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ मिला ही नहीं है। हाँ, मिडिल क्लास के लिए ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर मैं मार्केट रिलेटेड बात करूँ तो मार्केट जो चाहती थी वैसा बजट नहीं मिला। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं जब तक कि मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसे बजट के दिन नहीं हुआ है कि जिस तरह का जंप बजना चाहिए ऊपर साइड नीचे साइड, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बयानबाजी भी नहीं आई है कि मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। लेकिन जो मेरा एनालिसिस मैंने करके रखा था, आप देख पा रहे होंगे मेरी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे है। अगर कुछ दिन के पीछे की बात मैं करूं तो ट्रेंड बहुत बढ़िया है, मार्केट ने नीचे से अच्छी रिकवरी दी है। और मैं अब ये कह सकता हूं कि 23,000 की एक सपोर्ट जो बन गई है, बढ़िया बन गई है। यहाँ से कई बार मार्केट आई है और रिवर्सल लेके ऊपर गई है। और कल का जो क्लोजिंग आया है ना दोस्तों, ये क्लोजिंग जो है बढ़िया है। मैं कहीं देख पा रहा था कि ये कहीं ये 23,500 की अगर क्लोजिंग मिल जाती तो कुछ और ही कहना था, लेकिन कोई बात नहीं। हम 18-19 पॉइंट नीचे हैं क्लोजिंग के, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्लोजिंग है ये भी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूँ, हर जगह पे ब्रेकआउट आया, चाहे आप वीकली चार्ट देख लो दोस्तों, वीकली चार्ट के ऊपर भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। और अगर मैं यहाँ पे जो डेली आपको लगा के रखा था, डेली देखोगे तो डेली के ऊपर भी एक ब्रेकआउट आया था। तो मैं यहाँ पे अभी बुलिश ही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मार्केट के ऊपर जो है बुलिश हूँ, लेकिन डिप के ऊपर बाइंग होगी, प्रॉपर बाइंग होगी। आपके इस जो हफ्ते में जो मेरे पास सवाल भी आ रहे थे कि सर बाय कर लें, आपकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तब आप बोलते हैं सर ये बाय कर लें। गलत है, गलत है दोस्तों। वहाँ हम जो बाइंग निचले लेवल पे हमने की है, हम वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे हैं और आप बाय करने की सोच रहे हो, तो आप कैसे अर्न करोगे? तो जब मुझे पता नहीं लगता है आप जो है ETF में इतना डरते क्यों हो? ये कहीं नहीं जाने वाला दोस्तों। आइए, ये कहीं प्रीमियम इसकी कम नहीं हो रही है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। पता नहीं क्यों आपके अंदर ये डर है कि जब मार्केट नीचे जा रही है तो आपने बाय नहीं करना, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो अब बाय करने की सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, मार्केट को हर डिप के ऊपर बाय करना है। अभी भी आपने देखा होगा कि हमने 10% प्रॉफिट बुक किया है एमओ रियल्टी के ऊपर। कैसे बुक किया है? तभी किया है कि हमने जो है उसको नीचे से बाय किया था। जितने भी एमओ रियल्टी हो गया, चाहे एमओ डिफेंस हो गया, जितने भी मैं अगर CPSC बोल दूँ, ICICI B22 बोल दूँ, किसका नाम मैं लूँ जो है 9 से 10% ऊपर नहीं है? वो तभी संभव है जब आपने जो है उसको नीचे से बाय किया है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप जो है अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरी बातों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता भी हूँ। कल भी मैंने आपको देखा इंट्राडे ही 7% में
आपको जो है अपने बताए हुए लेवल के ऊपर निकाल के दिया हूँ। बताओ इस ETF के अंदर 7% इंट्राडे, सुनने में भी अजीब लगता है ना, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें प्लान करके चलना पड़ेगा तभी संभव है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने जो कर दिया है मैंने कर दिया है। मैं अभी अपना जो है जितना मैंने इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे करना था मैंने कर दिया है। हाँ, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरा होगा जहाँ तो मेरा पोर्टफोलियो डिमांड कर दे, ठीक है, जहाँ मुझे फिर वो लेवल आ जाएँ 22,700 22,500, फिर मेरी इन्वेस्टमेंट दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा। हाँ, कुछ मिलेगा तो हम करेंगे। आईटी को देख रहा हूँ मैं, आईटी का मेरा अभी भी जो है ऑर्डर लगा हुआ है और हो सकता है आईटी बाय हो भी जाए। एफएमसीजी में मूवमेंट आया है, एमओ रियल्टी में मूवमेंट आया है, मैं होल्ड पे हूँ, मैंने उनको सेल नहीं किया है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे क्यों नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसा इवेंट आया है बजट के अंदर उनके रिलेटेड कि अभी उनको होल्ड करना बनता है। दोस्तों जो मैं चाह रहा था वैसा तो चलो अपने चाहने से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है ठीक ही हुआ है। मिडिल क्लास को जो बजट ने जो है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने थोड़ा सा एक डाउनलोड किया था, फिर आप बेटर समझ पाओगे। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये सब ने इसको जो है ना सुना है। कल डाउट भी बहुत है, मेरे से भी पूछा जा रहा था कि सर जब 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री बोल दी गई बजट के अंदर, फिर ये स्लैब समझ में नहीं आ रही सर, स्लैब ने क्यों परेशान करके रखा हुआ है 5%, 10%, 15% और फिर 4, 8, 16, 24, ये कुछ समझ से परे है दोस्तों। इसमें कोई भी समझ से परे वाली बात नहीं है। पहले तो मैं अपने साथियों को बोलूँगा, जो भी मेरे साथी हैं, मैं यहाँ पे अपने नौकरी पेशा जो मेरे साथी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मेरी कम्युनिटी वाले जो है बंदे हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी बात करता हूँ। इसमें दोस्तों जिसकी तो 12,75,000 बोलूँगा मैं, क्योंकि हमने 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। तो अगर आपकी 12,75,000 एनुअल इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपकी 12,75,000 से 1 रुपया ऊपर भी हो गई तो आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है 13 लाख की ब्रैकेट में आ जाओगे, ठीक है। जैसे ही आपने 12 लाख को क्रॉस किया आप 13 लाख की ब्रैकेट में आ जाओगे। और हम सैलरी पर्सन है, 75,000 रुपया हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो हम क्या है 12,75,000 रुपये में हमें कोई भी टेंशन नहीं है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है। पुरानी टैक्स प्रणाली में कोई भी चेंज नहीं किया है, वो एज इट इज़ सेम है। उसको तो आप जो है बिल्कुल कोने में कर दो। मैं नई की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट भी चाहती है कोई भी ऐसा बंदा पुरानी में ना हारे, नए के अंदर चले जाए। और ऐसे कर करके ये आने वाले वक्त में अगले शायद बजट में ये ओल्ड टैक्स रिजीम ख़त्म ही हो जाएगी। क्यों? गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे रही है। और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट ने एक ऐलान भी किया है कि अगले महीने हम जो है डायरेक्ट टैक्स कोड जो बिल लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, नया बिल आएगा। क्योंकि हमारा जो है बिल पुराना जो टैक्स का जो हमारा बिल है वो 1961 शायद 61-60 के आसपास का पुराना बना हुआ है। उसमें संशोधन होते गए हैं, अमेंडमेंट होती गई हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कितनी उलझने हैं उसके अंदर। खैर ये तो जो सीधे जो सीए वगैरह हैं, जहाँ जो कानून की जानकारी रखते हैं उनको मालूम है, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी थोड़ा कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा पेच है कि एक रास्ता खुला है तो एक रास्ता बंद किया है, एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा पीछे से खुला भी है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी प्रकार की जो है चोरी हो। बढ़िया गवर्नमेंट है, नो डाउट। तो नया बिल आ रहा है, नया बिल आने से जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन होने की संभावना है। तो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर ही कि आपका सवाल जो मिल रहा था कि सर फिर ये बीमारी क्या है, 4 लाख अब जो है 5% है,
फिर 10% है, ऐसे क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, समझाओ कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका जो है 12 लाख रुपया तक इनकम है तो आप भूल जाओ, आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 87 की जो रिबेट हमें मिलती है उससे जो हमारा टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट उसको जो है छूट दे देती है। टैक्स बनता है, ये सीधा नहीं बोलती कि गवर्नमेंट हम 12 लाख तक टैक्स फ्री कर, क्योंकि अगले साल हो सकता है आपको जो 87 की रिबेट ख़त्म कर दी जाए, ये भी हो सकता है ना। तो ये अलग से चोचलेबाजी भी होती है। तो देखते हैं, 1 साल चलती है, 2 साल चलती है, 3 साल चलती है, देखते हैं कब तक चलती है। ठीक है ना। पहले 12,500 की हमें रिपीट मिलती थी, अभी जो है बताया जा रहा है, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, कि 80,000 तक की जो है फर्स्ट छूट मिल जाएगी, क्योंकि 12 लाख तक 80,000 रुपया हम जो है इनकम टैक्स देते थे। तो 12 लाख के 80,000 रुपया सीधा जो है 87 की रिपीट मिल जाएगी। उससे क्या है, आपका टैक्स जो है गवर्नमेंट उसको जो है ख़त्म कर देगी, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है जो टैक्स देनदारी है जीरो हो जाएगी। हालांकि दिखाएगा उसके अंदर, जैसे ही हम जो है 12 लाख 1 रुपया हो जाए, यानी कि 13 लाख की ब्रैकेट में हम आ जाएंगे, उस वक्त क्या होगा, ये स्लैब लागू होगी। अब टैक्स फ्री इनकम 4 लाख है, पहले 3 लाख थी, अब वो 4 लाख कर दी गई है। ठीक है। तो 4 लाख आपकी जो है कम करने के बाद जो फर्स्ट स्लैब बनेगी, अब इस चीज़ को समझे ना, जो फर्स्ट स्लैब बनेगी उसके ऊपर जो है आपका जो 4 से 8 हो गया ना, जो तो 4, 8, 16, 24 ऐसे ही बताया गया ना। तो पहली 4 लाख आपके फ्री हो गए, अगले 4 लाख के ऊपर आपका कितना बना, 5% टैक्स आपको लगेगा। नेक्स्ट जो है, अगर 4 लाख अगर आपका बन रहा है तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। और अगला अगर जो है 1 लाख जो बच गया आपका, उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। समझो इसको, 4, 4, 8, 4, 12 और 1, 13, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाले इस वाले की। ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 4 लाख आपका फ्री हो गया। और अगर आपका नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर कितने की डिमांड बन रही है, 5% की, अगले जो है 4 लाख के ऊपर कितने की बनेगी आपकी, 10% की बनेगी। और जो बचा 1 लाख, उसके ऊपर आपका जो है 15% का टैक्स लगेगा। तो टोटल आपको कितना लगा टैक्स, 75,000 रुपये का टैक्स लगेगा, अगर आपने अपनी 12 लाख को हद को क्रॉस किया। और इसमें अंदर 75,000 और जोड़ लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी सीधा सा हिसाब किताब है। और यहीं से अगर मैं बात करूं अगले टैक्स स्लैब की, 14 लाख वाले की, तो 14 लाख वाले के लिए आपका जो है ये समीकरण बनता है। 14 लाख वाले के लिए फर्स्ट 4 लाख आपका 0 है, नेक्स्ट का 5 है, नेक्स्ट 4 लाख का 10 है, और बचा जो 2 लाख है उसके ऊपर आपको जो है 15% टैक्स देना है। और देना कितना है, टोटल 90,000 देना है। अगर यही मैं अगर बात करूं नेक्स्ट 15 लाख वाले की, तो सेम वही है दोस्तों। 15 लाख में भी 4 लाख नील है, अगले 4 लाख पे 5% आपको टैक्स देना है, अगले 4 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स देना है। शेष बचा 3 लाख, 3 लाख के ऊपर आपको जो है 15% टैक्स देना है, जो कि देनदारी होगी आपकी टैक्स की 1,05,000 की। इसी तरह अगर मैं 16 लाख की कैटेगरी की बात करूं, तो 16 लाख के ऊपर भी दोस्तों आपको 4 लाख की छूट है, जो 0% है, आपको टैक्स देना है। नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर 5% टैक्स देना है। नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर आप जो है 10% टैक्स दोगे। और नेक्स्ट शेष बचा जो 4 लाख है, वो आपका जो है 15% के ऊपर आ जाएगा। आपकी टैक्स देनदारी होगी 1,20,000 की। इसी तरह वीडियो लंबा हो जाएगा, ये आप देख लो टेबल, ये टेबल पूरा जो है आपको मिल जाएगा। और आपको चाहे इसकी आप स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख लेना, और जो है ना समझ आए तो दोबारा कमेंट करके पूछ लेना, चाहे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। लास्ट 24 लाख तक आपको जो है देनदारी 3,30,000 की ये जो है बनेगी। अगर कोई मेरा भाई इस ब्रैकेट के अंदर भी आता है तो इतनी देनदारी आपको बनेगी। ये आप अपनी जो है स्लैब वाइज देख लेना। आशा करता हूँ ये जो आपका डाउट है कि 12 लाख और ये बाद में बताया कि 4 लाख के बाद इतना लगेगा इतना लगेगा, ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जितने भी मेरे जो साथी मेरे साथ के हैं, जो मेरी सर्विस के हैं, हम में टैक्स लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम इस ब्रैकेट को
12 लाख वाली को जो है क्रॉस कर गए हैं, तो हमें तो टैक्स लगना है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इसके अंदर। हमें सिर्फ एक नज़र आ रहा है यहाँ पे 1 लाख जो बढ़ा हुआ है, पहले 3 लाख के ऊपर हमारा जीरो टैक्स था, अभी 4 लाख के ऊपर हमें टैक्स फ्री हुआ है। तो ज़्यादा फ़ायदा उसी को होगा जिसकी सर्विस कम है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो होगा जिसकी सर्विस अभी लगी हुई है, जहाँ आमदन का सोर्स अभी नया बना है, जो नया नौकरी पेशा बंदा है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्या कारण है कि मार्केट को अच्छा नहीं लगा है। देखो दोस्तों, जब 11:45 के अंदर मैं फिर दोबारा चलता हूँ चार्ट, तो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा बेटर समझ पाओगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। एक ये आप देखोगे, एक कैंडल बनी है 11:45 के ऊपर, और जिसने लगभग जो है यहाँ से प्रेशर बनाया और 350 पॉइंट जो है मार्केट गवा गई। ये क्या बयान था? ये बयान था कि हम जो है अगले महीने डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लेके आएंगे, और ये बिल लाते ही जो है मार्केट के अंदर जो है कुछ नया दिखने को मिलेगा। उससे पहले ही मार्केट ने इसका रिएक्शन दिखाया कि हो सकता है भाई ये तो कुछ भी कर देंगे, इनका क्या भरोसा है। पहले इन्होंने बहुत कुछ पॉपकॉर्न ये वो बहुत बहुत फैला था ना, मालूम है ना आपको, कि मीठे पॉपकॉर्न पे ऊपर, नमकीन पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी ये रहेगी वो रहेगी। तो क्या करें, गवर्नमेंट है भाई, है ना, गवर्नमेंट है, उसको भी अपने अपने सोर्स चाहिए चलाने के लिए देश को। तो लोगों को लगा पता नहीं ये क्या लेके आ जाएंगे भाई, तो वहाँ एक जो है नेगेटिव लिया इस बयान को। उसके बाद जो है एक जो ये कॉमन आदमी के लिए, मैं ये विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा, यहाँ मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास अभी तक 10 साल में ना पिछड़ा ही हुआ था, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये एक राहत है, ये जो 12 लाख वाली ना, ये राहत मिली। उस राह से जो है मार्केट ने थोड़ा अच्छी उसको समझा उस बयान को, और मार्केट ने एक का एक जो है 250 पॉइंट रिकवरी भी दे दी। अब ये था कि भाई आम आदमी का पैसा, जब मिडिल क्लास के पास पैसा बचेगा तो वो खर्च करेगा, ठीक है, वो खर्च करेगा, अपने एक्सपेंडिचर खर्च बनाए, खर्चे जब बढ़ाएगा तो इकनॉमी में पैसा आएगा, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगी। इसी के चलते जो कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक थे सब भागे। और साथ ही साथ इसमें एक और बयान आया था कि एफडीआई में हम 100% जो है एफडीआई इंश्योरेंस में हम कर देंगे। तो इंश्योरेंस जो स्टॉक थे वो भी, उसमें भी अच्छा रिकवरी आई निचले लेवल से। बाकी रही बात इंफ्रा के ऊपर, जहाँ कोई ऐसी चीज़ जो जो मार्केट को सुनना था, वो तो कोई ऐसी खबर आई ही नहीं। यहाँ तक कि जो मनरेगा जो चलती है उसके ऊपर भी बजट के ऊपर कोई बढ़ाया नहीं, सेम एज़ इट इज़ वही रहा। हालांकि महंगाई कितनी बढ़ गई आपको ही मालूम है। अगर मैं बेरोज़गारी के ऊपर बात करूं तो बेरोज़गारी के ऊपर कोई यहाँ पे बोला नहीं गया कि हाँ भाई पहले नौकरियां तो दो, तभी तो 12 लाख बंदा कमाएगा। जब नौकरियां ही नहीं होंगी, हम बात ही नहीं करेंगे कि नौकरी कहाँ से आएगी, तो ये सब व्यर्थ है। चलो कोई बात नहीं, जो ले रहे थे उनके लिए अच्छी बात है। तो आपने देखा एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक जो है, इंश्योरेंस की बात मैंने जो की है, कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी हैं सब में अच्छा जो है रनअप पाया, और ये खबर मार्केट को थोड़ा अच्छी लगी, जिससे जो है हम बच गए। बाकी बात वही है कि बजट न्यूट्रल था दोस्तों, इसके अंदर कुछ नहीं था। एक राज्य के ऊपर जो है घोषणाएं बहुत हुई हैं, नो डाउट। बिहार, आपको जैसे पता ही है भाई, 5 साल निकालने हैं तो उसको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जिस दिन कसम खाई थी उसी दिन ही हमने जो है 1,000 प्लस का जो है जो उसको नया दिया था, पैकेज दिया था। तो ये तो भाई आपको भी मालूम ही है कि एक टांग अगर कुर्सी की बचानी है तो नायडू साहब और नीतीश साहब को कैसे आप नाराज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा फोकस एक ही स्टेट के ऊपर रहा है, ये भी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात जो है मुझे तो नहीं लग रही है भाई। ऑब्वियसली होगा ही होगा, मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब को तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है भाई। तो जब हम साथ ही नहीं दे रहे तो हमें कहाँ से मिलेगा, है ना, ये भी तो एक बात है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके सामने है।
बाकी रही बात यहाँ से अभी करना क्या है, जो भी देखो दोस्तों, आपके पास होल्डिंग अपनी होल्डिंग है। यहाँ मैं किसी को भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है एजुकेशन बेसिस के ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी माध्यम से, चाहे ब्रोकर रिलेटेड हो, चाहे आपके अलग अलग यूट्यूब चैनल से जो आपको को जो भरमाया जा रहा है उसके रिलेटेड हो। मेरा काम सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है। बाकी जो मैं करता हूँ वो आपको सामने होता है, अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा वही है, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। मार्केट ऊपर जाते जाते मैं अपनी जो है प्रॉफिट बुक करता जाऊंगा। जिस तरह की आपने कल भी देखा था, इंट्राडे 7% जो है एमओ डिफेंस के अंदर मैंने निकाला, आपको बोल के निकाला, आपको दिखा के निकाला और आपको प्रूफ भी दिया। तो तभी संभव है जब आप जो है निचले लेवल के ऊपर बाइंग करोगे, तभी संभव है। ऊपर बाइंग करने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर आप ट्रैप में ही फंसोगे। हमने ट्रैप लगाना है, जिस तरह मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे ये लेवल बाइंग लेवल रहेंगे। बताइए उस बाइंग लेवल पे बाइंग हुई या नहीं हुई। अगर मैंने एमओ डिफेंस को बोला था कि 66 40 के ऊपर मैंने बाइंग करनी है तो मैंने की, और इंट्राडे आपके सामने रिजल्ट भी मिल गया आपको। तो ज़रूरी नहीं है, हमने एक इवेंट के जितना कि मैं मार्केट को जानता हूँ, बजट में जो फ्लैक्चुएशन आती है 500-800 पॉइंट के ऊपर नीचे, उस हिसाब से मैंने प्लानिंग की थी। हालांकि वो ऐसा नहीं हुआ है, अच्छी भी बात है। ना हम ज़्यादा बड़े हैं ना हम गिरे हैं, बहुत अच्छा। मैं जितना कि मैंने मार्केट को टाइम दिया है, मैंने ऐसी मार्केट लाइव जो देखी है, ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि बजट का सेशन हो और मार्केट जो है आराम से चल रही है। कोई देखो नॉर्मल मार्केट हमारी 200%, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे तो चलता है, आम बात है, आम बात है ना। तो ये एक बड़े इवेंट में कि कुछ नहीं हुआ तो ये आपस बहुत बड़ी बात है। अब रही बात मंडे को, एक तो शनिवार था जो लिक्विडिटी की कमी थी, आपको भी मालूम है। शनिवार को ज़्यादा ट्रेड नहीं हुए होंगे ऑब्वियसली, सब कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि शनिवार को जो है ट्रेडिंग डे था, ठीक है। तो मंडे को, जैसे कि आज किसी ने पढ़ा होगा बजट को, समझा होगा, तो मंडे को रिएक्शन इसका क्या आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया दोस्तों, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। नहीं तो क्या होगा, नीचे जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं तैयार, करेंगे बाइंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोर्टफोलियो को देखो, जैसे जैसे आप फंसे हुए पहले के नज़र आ रहे हो, अपने फंसे हुए पैसे को निकाल के कैश इन हैंड में रहो, बाय एंड डिप रहो, जो मौका मिलता है उसमें बाइंग करो। ये आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे कहने से कोई नहीं है, मैं जो करता हूँ वो तो मैं आपको बता के ही करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि हमने जो है कई दिन बाद आज जो बातचीत की है आपको पसंद आई होगी। और मैं अभी निरंतर प्रयास करूँगा कि मैं डेली एक वीडियो एनालिसिस लेके आऊँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और ऐसे ही प्यार दीजिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। और सब्सक्राइब नहीं अभी भी किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर और लाइक और कमेंट तो लाजमी है दोस्तों, ये तो आपको करना ही करना है। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे जो है सपोर्टर हो, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा कहीं सही हूँ, तो ये चीज़ करो। ये जब करोगे तो एल्गोरिथम का सिस्टम है, मेरा चैनल और आगे जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।